वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं फ्री कॉन्सेंट एंड वाइड एग्रीमेंट्स पर, जिसकी ये 7th वीडियो है। और इस का टॉपिक है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स हैं। चैप्टर 4 से लिए गए हैं आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो इस सेक्शन में बेसिकली जो फोकस है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स पर है, जिसमें से हम एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और वेजरिंग एग्रीमेंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और अदर वाइड एग्रीमेंट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है और इनका स्टेटस क्या है। सो एवरी एग्रीमेंट बाय विच anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade और business, यानी जिसमें कोई प्रोफेशनल वर्क करना चाहे, कोई ट्रेड करना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे जो कि लॉफुल है, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, इज टू दैट एक्सटेंट वाइड, यानी अगर आप उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो वाइड होगा। तो यहाँ पर भी हम एक सिनेरियो देखते हैं। अजहर एंड मजहर कैरिड ऑन अ बिजनेस इन अ सर्टन लोकेलिटी इन कराची. Azhar promised to stop business in that locality if Mazhar paid him rupees 1000. Azhar stopped this business, but Mazhar did not pay him the promised money. So it was held. अब क्या पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप देखें कि पहले ऑफ़र भी खुद ही की, वो एक्सेप्ट हो गई, फिर जब बिज़नेस स्टॉप कर दिया, पैसे मांगे तो उसे पैसे नहीं दिए गए। तो पॉइंट इज़ दैट कि क्या वो पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तो इस वजह से ये एग्रीमेंट वाइड है और इसमें पैसे नहीं मांगे जा सकते, तो ही कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। लेकिन जिस तरह से हर बेसिक रूल की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो हमारे पास जो है इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाइड कंसीडर नहीं होते। सो पहली एक्सेप्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेल ऑफ गुडविल की। वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस, यानी जब कोई एक शख्स अपना बिजनेस सेल करता है तो उसके साथ उसकी गुडविल भी सेल कर देता है कि ठीक है जी, जो इस बिज़नेस का नाम है, जो रिप्यूट है और सारा कुछ है, वो मैं आपको सेल कर रहा हूँ और मैं खुद ये बिज़नेस नहीं करूँगा। वरना ये ना हो कि जी आप एक जगह पर एक बिज़नेस सेल करते हैं, उसके सामने सेम बिज़नेस जो है ना दोबारा शुरू कर लेते हैं, तो वो शख्स कहेगा मैंने जो आपको इतने पैसे पे किए हैं तो मुझे तो उसका फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा। सो वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस में एग्री विद द बायर, जिसको सेल किया हो, टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business therein, यानी वो भी सेम बिजनेस कर रहा हो। ये नहीं कि आप दुनिया के हर बिजनेस, आप कहें जी किसी भी टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते। तो लिमिट्स जो हैं वो एक तो लोकल लिमिट्स भी रीजनेबल हों, और फिर जो आप उस पर टाइप ऑफ बिजनेस की लिमिट्स लगा रहे हैं वो भी रेलिवेंट हो, प्रोवाइड दैट सच लिमिट्स आर रीजनेबल। अब रीजनेबल क्या होता है, दैट इज क्वेश्चन जो कि अगर डिस्प्यूट होगा तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, वरना सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जी क्या इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। सो हमारे पास सिनेरियोज हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। अदील सेल्स हिज बेकरी टू बदर with goodwill of rupees 1 lakh and agrees not to open a bakery. अच्छा, सेल भी बेकरी की है, बात भी बेकरी की हो रही है, एनी वेयर इन पाकिस्तान। अब एनी वेयर इन पाकिस्तान जो है ये लोकल लिमिट्स की बात नहीं हो रही, एग्रीमेंट इज अनरीजनेबल एंड सो वाइड होगा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सलमान सेल्स हिज बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, इन मुल्तान टू दाऊद एंड प्रोमिसेस दैट फॉर 2 years ही विल नॉट डील इन इमिटेशन ज्वेलरी इन मुल्तान। अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी एक स्पेसिफिक सिटी की है, लोकल लिमिट्स की है, सिमिलर बिजनेस की है और लिमिट टाइम की भी लिमिट है। द प्रॉमिस इज हेल्ड वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है। तो पहला वाला जो अगर आप केस देखेंगे तो कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की गई और एरिया भी जो है ना वो बहुत बड़ा है। एक बेकरी का जो एरिया होता है वो एक लिमिटेड लोकेलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में करने से मना कर दिया, तो ये अनरीज़नेबल है और इस वजह से वाइड है। इसके मुकाबले में सेकंड सिनेरियो देखें तो सेकंड सिनेरियो जो है उसमें 2 years की टाइम लिमिट है, 1 city तक रिस्ट्रिक्शन है, तो इट इज़ रीज़नेबल एंड इट इज़ वैलिड।
सेकंड एक्सेप्शन है हमारे पास पार्टनर्स एग्रीमेंट की। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिकली हिस्सा नहीं है, इसमें ये जो पार्टनरशिप एक्ट का रेफरेंस मेंशन है तो पार्टनरशिप लॉ से रिलेट करता है, तो उसी के कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। द पार्टनरशिप एक्ट अलाउज फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एज एन एक्सेप्शन टू द एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी इस तरह के एग्रीमेंट किए जा सकते हैं अंडर द पार्टनरशिप लॉ, और वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होने के बावजूद भी वॉइड नहीं कंसीडर होंगे, लेकिन सिर्फ वही जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो एग्जिस्टिंग पार्टनर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनर में नॉट कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म वाइल ही द पार्टनर। भाई जब तक आप उनके साथ पार्टनरशिप में वो बिजनेस कर रहे हैं तो वैसा बिजनेस आप अपना ज़ाती कहीं और नहीं कर सकते, आपको पूरा फोकस पार्टनरशिप के बिजनेस पे करना चाहिए। तो ये एक अलाउड है और काफ़ी रीज़नेबल रूल है कि एक पार्टनरशिप के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो सेम काम आप अपना अलग नहीं करेंगे। आउटगोइंग पार्टनर से मुराद होती है ऐसा पार्टनर जो रिटायर हो रहा हो। सो एन आउटगोइंग पार्टनर मे एग्री विद हिज पार्टनर दैट ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। वंस अगेन ये लिमिट्स जो हैं वो रीज़नेबल होनी चाहिए, अगर ये लिमिट्स रीज़नेबल नहीं होंगी तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। वंस अगेन फाइन कि जी सेम बिजनेस में उसने आपके साथ प्रॉफिट अर्न किया है, अब वो छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए ये आपसे एग्री कर लेता है कि वो सेम बिजनेस नहीं करेगा ताकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस को सही तरह से चला सकें। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म ख़त्म होती है तो सारे पार्टनर्स ये एग्री कर सकते हैं कि जी हम में से कोई भी ये बिजनेस इस एरिया में इतने टाइम तक के लिए नहीं करेगा। इसका मकसद ये होता है कि डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जाए और सारे पार्टनर्स जो हैं वो इस बात पर एग्री हो जाएं कि अगर हम मिलकर काम नहीं कर रहे तो कम से कम एक दूसरे के अगेंस्ट भी कुछ अरसे तक काम नहीं कर रहे होंगे। तो पार्टनर्स में अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट सम और ऑल ऑफ देम, यानी कुछ के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, सब पर भी हो सकते हैं, विल नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। वंस अगेन जो लिमिट्स हैं वो रीजनेबल होना चाहिए। तो ये भी एक अलाउ हो गया कि जी इस तरह का एग्रीमेंट किया जा सकता है। सेल ऑफ गुडविल ये होता है कि एक पार्टनर जो है वो अपनी गुडविल फर्म को सेल कर देता है, यानी जब वो छोड़ के जाता है तो कहता है कि जी मैं अपने हिस्से की गुडविल आपको सेल कर रहा हूँ, उसके मुझे पैसे दे दें और मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। तो पार्टनर और पार्टनर्स मे अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट पार्टनर्स विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स अपनी फर्म का बिजनेस जब किसी को सेल करते हैं तो वो पार्टनर्स एग्री कर लेते हैं उस बायर से कि हम ये फर्म वाला बिजनेस जो है वो नहीं करेंगे इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में और जो है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो वंस अगेन रीज़नेबल होगा तो इस तरह का एग्रीमेंट भी किया जा सकता है। एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। शबीर ज्वाइंस द फर्म ऑफ बशीर एंड मुनीर हु डील इन स्पेयर पार्ट्स एट द मॉल। तो शबीर ने ज्वाइन किया बशीर एंड मुनीर ऑलरेडी पार्टनर्स से। तो शबीर एग्रीज दैट आफ्टर लीविंग द फर्म ही विल नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस एट द मॉल। अब बिजनेस पहले भी एट द मॉल हो रहा था फॉर 2 years। तो वंस अगेन देखें स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स हैं और स्पेसिफाइड जो है ना टाइम पीरियड है। द रिस्ट्रेंट इज इन्फोर्सेबल एज इट इज़ रीजनेबल। तो ये एक जो है वैलिड एग्रीमेंट होगा। ट्रेड कम्बिनेशंस, ये थर्ड एक्सेप्शन है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट फर्म्स इन द नेचर ऑफ ट्रेड कम्बिनेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्राइस लेवल एंड अवॉइड अंडर सेलिंग इज नॉट वाइड मीन्स के फिर वैलिड है। अब ये अंडर सेलिंग अवॉइड करने का मकसद क्या होता है? जैसे बाज़ एक एसोसिएशन बन जाती है, लाइक बार्बर्स एसोसिएशन बन गई और उन्होंने कहा कि जी मिनिमम प्राइस जो है वो 300 की होगी हेयर कट की, इससे कम हम चार्ज नहीं करेंगे, ताकि जो है एक दूसरे को अनड्यू कंपटीशन से बचाया जा सके। और वंस अगेन कंपटीशन को अवॉइड करना तो गलत है, लेकिन ये कि एक प्राइस फिक्स करना, रीज़नेबल प्राइस मिलकर फिक्स करना ताकि सबके एक्सपेंसेस पूरे हों और एक दूसरे को जो है आउट ऑफ बिजनेस ना किया जाए, तो वो अलाउड है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं जहाँ पे मोनोपली क्रिएट हो रही होगी वो वाइड होगा, लेकिन जहाँ पे सिर्फ प्राइस लेवल डिसाइड करने के लिए या एक रीज़नेबल कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट भी बाजू का अलाउ करती है, गवर्नमेंट भी पेट्रोलियम का रेट डिसाइड कर देती है, उसके लिए भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, या बाजूकात कुछ एसोसिएशंस डिफाइन करती हैं कि जी हम इस रेट पर अब जो है डील कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो वहाँ पर एक रेट डिसाइड किया जाता है ताकि वो लोग आउट ऑफ बिजनेस ना जाएं। तो इस पे सिनेरियोज देखते हैं।
एन एग्रीमेंट बाय टू पर्सन्स टू अवॉइड कंपटीशन इज वाइड, बिकॉज इससे मोनोपोली क्रिएट होगी, तो ये तो मना हो गया। लेकिन इसी तरह देखिए ना, एग्रीमेंट अमंग सम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉट टू सेल गुड्स बिलो अ मिनिमम प्राइस and to divide the profits in a certain proportion is not void, because such agreement was made to regulate the business and not to restrain it। यानी इसमें वो ये बात नहीं कर रहे कि जी हम बिजनेस करेंगे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बिजनेस इस तरीके से करेंगे। तो जहां पर एक खास तरीके से बिजनेस करने पे बातचीत हो रही हो और उस पर ट्रेड कम्बिनेशन बन रहा हो और वो मोनोपोली क्रिएट ना कर रहा हो, तो वो वैलिड होगा, उसको अलाउ किया जाएगा, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से फोर्थ एक्सेप्शन है हमारे पास सर्विस एग्रीमेंट की। सर्विस एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो इंप्लाई वाला स्टेटस ध्यान में रख सकते हैं आप इसमें। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफन कंटेन अ क्लॉज बाय विच एन एम्प्लॉय इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग एनीवेयर एल्स। भाई अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आप कम से कम सेम काम, और बाजू का तो वो एम्प्लॉयर ये चाहता है कि आपका टोटल फोकस उनके काम पर होना चाहिए, तो वो आपको हर किस्म के काम से प्रोहिबिट कर देते हैं कि जी आप किसी और जगह पे काम नहीं करेंगे। तो सच अ क्लाज इन सर्विस एग्रीमेंट बाय विच एन एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉय फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी कंपीटिंग बिजनेस और एक्सेप्टिंग एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। क्योंकि वो आपको सैलरी पे कर रहे हैं, उसके बदले उनका ये राइट बनता है कि वो आपके टाइम और सर्विसेज जो हैं वो फोकस्ड वे में लें। फर्दर वेयर लेजिटिमेट इंटरेस्ट और गुडविल और ट्रेड सीक्रेट ऑफ एम्प्लॉयर इज इन्वॉल्व्ड, एन एम्प्लॉयर मे रिस्ट्रिक्ट हिज एम्प्लॉय इवन आफ्टर द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वैसे तो रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो लगाई ही जा सकती है, जहां पे ट्रेड सीक्रेट होगा वहां पर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट भी लगाई जा सकती है। लेकिन वंस अगेन शर्त यह है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए। अब यहां पर भी हम सिनेरियोस पढ़ लेते हैं। एन एम्प्लॉय हु पोजेस सर्टन ट्रेड सीक्रेट्स एग्रीड नॉट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस ड्यूरिंग 5 years आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, के जॉब छोड़ने के 5 साल बाद तक भी वो बिजनेस नहीं करेगा सिमिलर, क्योंकि ट्रेड सीक्रेट्स हैं उसके पास। ये एक वैलिड एग्रीमेंट है, बिकॉज रिस्ट्रेंट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट एन एम्प्लॉयर अगेंस्ट एन एम्प्लॉय मेकिंग यूज ऑफ ट्रेड सीक्रेट लर्न बाय हिम इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ये एक आपका वैलिड एग्रीमेंट हो गया। देखते हैं एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन एम्प्लॉय फ्रॉम कंपीटिंग फॉर 5 years आफ्टर द पीरियड ऑफ सर्विस। अब कोई ट्रेड सीक्रेट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वॉइड होगा, क्योंकि ये आप कंपटीशन अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो है वॉइड होगा। हाँ, इसके अंदर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होता आफ्टर के बजाय, तो फिर ये वैलिड हो सकता था। तो ये हमारे पॉइंट्स थे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के। अब हम अपने सेकंड एरिया की तरफ चलते हैं, दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। अब वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन अंडर विच मनी और मनी इज वर्थ इज पेबल। इसको आप शर्त लगाना भी कह सकते हैं। बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट is called a wagering agreement. An agreement by way of wager is void. So एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान मैच जीता तो मैं आपको पैसे दूंगा, अगर हार गया तो आप मुझे पैसे देना, तो ये भी वेजरिंग एग्रीमेंट है, जहां पे आप एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की बेस पर जो है पैसे का लेन देन कर रहे हैं, और एक्चुअली आपका उस चीज़ के सब्जेक्ट मैटर के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है, अदर देन दैट के यू विश के एक सर्टन टीम जीत जाए, हो सकता है आप उसके फ़ैन हो एंड दैट माइट बी द रीज़न। तो अदरवाइज आपका कोई उसके अंदर कोई ऐसा डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं होती कि आपकी वजह से वो जीत रहे होते हैं या आपकी वजह से कोई हार रहा होता है। तो दैट इज़ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड दैट इज़ वाइड। तो यहाँ पर भी हम एक सिनेरियो देखते हैं। अरसलान promises to pay rupees 10,000 to Arif if it rained today, and Arif promises to pay 1,000 to Arslan if it did not। तो दोनों के हाथ में ये नहीं है कि रेन होगी या नहीं होगी, दोनों जो है ना रेन की प्रोसेस को तो नहीं कंट्रोल कर रहे, तो द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट की जो है वो कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, तो दिस एग्रीमेंट वुड बी वाइड। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वाइड। अब वेजरिंग एग्रीमेंट के कुछ इफेक्ट समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ऐसे एग्रीमेंट्स वाइड हैं, फिर ये कि इवन अगर किसी ने कोई पैसे इसमें दे भी दिए हैं तो वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता,
और जो पैसे जीते हों शर्त लगा के, अगर दूसरा आदमी वो नहीं दे रहा तो उसके भी पैसे आप उससे कोर्ट में केस करके नहीं ले सकते। कोर्ट कहेगी भाई आपने तो काम ही गलत किया, वेजरिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। इवन वो ट्रांजैक्शन जो कोलैटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट है वो भी हो सकता है कि वाइड हों। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। हबीब एग्रीड विद अरसलान दैट ही विल बाय रेफ्रिजरेटर फ्रॉम अरसलान फॉर 80,000। अच्छा, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर बाय करना है, 80,000 का करना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई, इफ हबीब वॉन अ वेजर विद इन नेक्स्ट वीक, अगर वो शर्त जीत गया अगले एक हफ्ते के दौरान, ऐसा वेजरिंग एग्रीमेंट तो वाइड ही होता है। अब जो रेफ्रिजरेटर बाय करना था वो भी कंडीशनल था वेजरिंग एग्रीमेंट पे, उससे के साथ कोलेटरल है। तो एग्रीमेंट टू बाय रेफ्रिजरेटर बीइंग कोलेटरल टू वेजरिंग इज आल्सो वाइड। तो एज अ रूल आपने इस बात को याद रखना है कि जो मेन वेजरिंग एग्रीमेंट होगा वो भी वाइड होगा, और जो कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट होगा यानी उससे कनेक्टेड होगा, उससे रिलेटेड होगा, वो भी वाइड होगा। अब ट्रांजेक्शन विच आर नॉट हेल्ड वेजर्स, या इसे आप एक्सेप्शन कह सकते हैं कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो बज़ाहिर आपको लग रहा हो कि शायद वेजरिंग है लेकिन वो वेजरिंग नहीं समझी जाती, या अगर वेजरिंग की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर भी रही हूँ तो लॉ उनको एक्सेप्शन कंसीडर करता है और ये वैलिड ट्रांजेक्शन होंगी। तो प्राइस कंपटीशन विच आर गेम्स ऑफ स्किल, जैसे आपने जो है ना वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है, या जो पिक्चर पजल्स को खेलना है, या एथलेटिक कंपटीशंस हैं जिसमें इनाम मिलना है, तो उसमें तो देखें कोई ना कोई आपकी फिजिकल और मेंटल स्किल इन्वॉल्व होती है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको वेजर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से एक बड़ी अजीब सा लॉ में पॉइंट है, बड़े पुराने टाइम का ये मौजूद है, तो इसका मैं बहरहाल जो कई लोगों ने इसका पर्पस बताया वो आपसे शेयर कर लूँगा। एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्लेट और प्राइज ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹500 एंड अबव टू बी अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ अ हॉर्स रेस, कि जिसमें प्राइस 500 या उससे ज़्यादा का हो, वो आप कहते हैं कि जी विनर ऑफ हॉर्स रेस को आप देंगे, तो वो जो है अलाउड है। ये बड़ा क्योंकि बहुत पुराना रूल है, उसमें तब मकसद ये था कि गरीब लोग इस तरह की शर्तें ना लगाएं, और अमीर लोगों के पास तो पैसे होते ही हैं, तो तब 500, ये तब का रूल बना हुआ है जब 500 रुपीज़ जो हैं वो गरीब लोगों के पास नहीं होते थे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ बीइंग बिट वियर्ड, लेकिन ये कि जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी के रूल्स जिस तरह के बनाए हुए होते हैं तो उस तरह से शामिल है, और अभी तक जो है इस तरह के रूल को निकाला नहीं गया लॉ से। तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अंडर द लॉ। थर्ड है हमारे पास, इफ देयर इज इंटेंशन ऑफ एक्चुअली रिसीविंग एंड डिलीवरिंग गुड्स और शेयर दैट अ फ्यूचर डेट, तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। अगर तो आप ये कहते हैं ना, हाँ जी इस चीज़ का रेट बढ़ गया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, गिर गया तो इतने लूंगा, तो ये तो वेजरिंग है। लेकिन अगर आप एक्चुअली वो चीज़ डिलीवर करेंगे, एक्चुअली उस चीज़ की ट्रांसफ़र होगा एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। सो एक्चुअल रिसीविंग है तो वैलिड है, ओनली प्राइस डिफरेंस और फ्लक्चुएशन है तो वैलिड नहीं होगा, तो ये भी एक एक्सेप्शन के तौर पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी अगर देखें तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर ही होता है कि इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे अगर नुकसान होगा, अगर नुकसान नहीं होगा तो इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, जो उसका क्लेम है वो नहीं होगा। तो बाय डेफिनेशन तो ये कुछ वेजरिंग जैसा बनता है, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट यूजफुल होते हैं, कमर्शियल बिजनेस को सस्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और अदरवाइज लोगों को ह्यूज लॉसेस से बचाने के लिए होते हैं, तो लॉ इसको भी स्पेसिफिकली जो है वॉइड की लिस्ट से निकाल देता है, इसको वेजर कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिनेरियो है, एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू अ रेसलिंग इवेंट in which winner was to be rewarded by the entire sale proceed of the ticket is not a wagering agreement, क्योंकि जो विनर है वो अपनी फिजिकल एफर्ट पुट कर रहा है, वो जस्ट वेजरिंग से की बेस पर पैसे नहीं ले रहा। तो दोनों पार्टीज कहती हैं कि जी हम लोगों को एंटरटेन करेंगे, दोनों लोग आएंगे, उसके लिए टिकट रेवेन्यू जमा होगा, और जो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी शो करेगा, जो विन करेगा, उसको वो पैसे मिल जाएंगे। तो दे आर पुटिंग इन फिजिकल एफर्ट। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास सिचुएशन थी वो इस पे फॉल कर रही है, एंड दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। So that's all for today. Have a good day.